नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 34th डे है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है गवर्नर। और गवर्नर स्टार्ट करने का रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लिंक है प्रेसिडेंट के टॉपिक से। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद हमने किया है गवर्नर को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गवर्नर जैसे कि प्रेसिडेंट हमारा पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, वैसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है जो कि पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और आर्टिकल 153 से 167 के बीच में है। स्टेट एग्जीक्यूटिव उसी का पार्ट होता है गवर्नर। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव, वहां पे प्रेसिडेंट देखा था, यहाँ पे क्या होता है गवर्नर होता है। वहां पे हमने प्राइम मिनिस्टर देखा था, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं। वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर के लिए है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के लिए है। वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता था, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। बस एक ही डिफरेंस है, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका एक पोजीशन होता है, पोस्ट होता है जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वाइस गवर्नर जैसा कोई पोस्ट जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव में नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल 52 से 78 को कैटर करता था, जबकि स्टेट का जो है 153 से 167 के बीच में लाई करता है। गवर्नर गवर्नर क्या है? हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट है वैसे ही गवर्नर भी क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो राज्य का जो सबसे मुखिया हो, हेड हो, ये सारी चीजें, तो संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल या टाइटुलर हेड जो है वो गवर्नर को कहा जाता है। बट रियल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ में लाई करता है। जो संविधान है हमारा वो गवर्नर के पोजीशन को, गवर्नर के ऑफिस को दो रोल असाइन किया है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे स्टेट के, और ये रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे सेंटर के, दैट इज प्रेसिडेंट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे उस पार्टिकुलर स्टेट में। और यहां से आपका स्टार्ट होता है आर्टिकल 153 से गवर्नर के प्रोविजन। सिंपल आर्टिकल 153 ये कहता है देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ये लिखा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बाद में एक संशोधन किया गया, दैट इज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 आफ्टर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें यह कहा गया प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। मतलब कि एक गवर्नर को, कोई एक गवर्नर है उसको हम दो राज्य का या फिर दो से अधिक राज्य का जो है गवर्नर एक टाइम पे बना सकते हैं। जैसे करंट एग्जांपल की बात करूं मैं तो आचार्य देवव्रत जो है ये गुजरात के गवर्नर है और इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज। एक और गवर्नर है एग्जांपल अजय कुमार भल्ला, जो कि गवर्नर है मणिपुर के और इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है नागालैंड का। तो ये प्रोविजन जो है एक से अधिक राज्य का गवर्नर आप बन सकते हो, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत डाला गया। उसके बाद आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 ये कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख, लॉ इंप्लीमेंट करने का सारा कुछ जो किया जाएगा वो सब कुछ गवर्नर के हाथ में है। हु विल एक्सरसाइज इट्स डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। जैसे प्रेसिडेंट का था वैसे ही गवर्नर जो है, इसका ये मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के वो किसके नाम पे किया जाएगा, वो गवर्नर के नाम पे कंडक्ट होगा। ये आर्टिकल 154 जो है 154 है वो कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 155 155 में ये कहा गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं है। किस पोजीशन के लिए? गवर्नर पोजीशन के लिए। नो डायरेक्ट इलेक्शन, नो इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ गवर्नर। इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जैसे आचार्य देवव्रत देखा हमने, तो आचार्य देवव्रत को अपॉइंट किसने किया होगा? द्रौपदी मुर्मू, या फिर कुछ साल पहले से हैं वो रामनाथ कोविंद ने उनको गुजरात का गवर्नर बनाया होगा। तो बेसिकली जो गवर्नर है वो क्या होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनी होते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये बेस्ड है कौन से मॉडल पे? तो ये बेस्ड है कनाडा मॉडल, यानी कि कैनेडियन मॉडल है ये अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का प्रोविजन।
बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को रोजगार दिया गया है कि जाके आप अपना काम करो और हम आपको सैलरी भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1979 में एक केस आता है इनके पास। केस का नाम रहता है हरगोविंद पंत। केस का नाम याद नहीं रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्सेस रघुकुल तिलक 1979। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो अपना काम जो है अपने तरीके से कर सकती है एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि ऐसा होता नहीं है। गवर्नर जो होते हैं जनरली जो भी सेंटर में गवर्नमेंट उनको अपॉइंट किया है उनका थोड़ा इंक्लिनेशन जो है उनकी तरफ ही होता है। आर्टिकल 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरली 5 ईयर का टर्म होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है। बट ये टर्म जो है यहां पे दैट इज सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैं आपको बताता हूं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का सब्जेक्ट क्या होगा। बीच में अगर मान लीजिए गवर्नर को 5 ईयर का टर्म है, इनको रिजाइन करना हो तो किसको रिजाइन करेंगे? तो रिजाइन्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा देंगे कि मुझे अब जो है इस पोस्ट पे काम नहीं करना है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का ये मतलब होता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो गवर्नर को कभी भी एनी टाइम जो है उसको उसके पोजीशन से रिमूव कर सकता है। अर्थात गवर्नर के पास नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। दूसरा, कोई फिक्स टर्म नहीं है। वैसे तो लिखा गया है 5 साल होना चाहिए बट नो फिक्स टर्म, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड्स मेंशन नहीं है कि गवर्नर को कैसे उनके पोजीशन से हटाया जाएगा। जब भी मन करे किसी प्रेसिडेंट को हटाने का, किसी गवर्नर को उसके पोजीशन से, वो उनको हटा सकते हैं। हमने देखा था जैसे प्रेसिडेंट को हटाना हो उनके पोस्ट से तो उनके लिए एक प्रोविजन होता है इम्पीचमेंट, और अगर वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो। दूसरी तरफ हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाने का एक रेजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, बट इनके लिए भी कोई रिमूवल का ग्राउंड नहीं था। वैसे ही गवर्नर के लिए कोई ग्राउंड नहीं है और गवर्नर के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं, कोई इम्पीचमेंट नहीं। सीधा प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा जिसके तहत उसको हटाया जा सकता है उसके पोस्ट से। ये ध्यान रखिएगा। और इतिहास में ऐसा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल दो, 1989 में 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है सरकार बनाती है सत्ता में, जिसको हेड करते हैं वीपी सिंह साहब। वीपी सिंह साहब क्या कहते हैं, जितने भी गवर्नर्स थे उनको बोलते हैं आप रिजाइन कर दो, क्योंकि ये लोग किससे, कांग्रेस पार्टी द्वारा अपॉइंट किए गए थे। इवेंचुअली जो कुछ गवर्नर्स थे उन्होंने रिजाइन भी किया, उनको रिप्लेस किया गया और कुछ को कंटिन्यू करने दिया गया। सेम चीज जब 1991 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, अब जो है सत्ते में कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। बदला तो लेना ही था। इनके टाइम पे भी 14 गवर्नर्स को रिप्लेस कर दिया गया, जिनको अपॉइंट किसने किया था? वीपी सिंह साहब। तो गवर्नर का कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, बस ये बताना चाह रहा था मैं। बस इतना ध्यान रखिए किसने किसको रिप्लेस किया, नहीं किया, क्या किया, तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। बस ये ध्यान रखिए कि उनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, प्रेसिडेंट में ट्रांसफर। जैसे देखते हो कि बहुत सारे गवर्नर को इस स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर कर दिया जाता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जैसे रिसेंटली 2025 में ही देखा था आपने, आरिफ मोहम्मद खान को केरला से बुलाकर बिहार का गवर्नर बना दिया गया। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होता है। तो प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर, सिटिंग गवर्नर फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। फर्दर जो गवर्नर है उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, या तो उसी स्टेट में या फिर अदर स्टेट में। इनफैक्ट द गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज और हर सक्सेसर्स एज्यूम चार्ज, जो हमने पढ़ा था। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी केस में इंटररेग्नम नहीं होना चाहिए। इंटररेग्नम मतलब कि 2 गवर्नर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। सपोज दैट किसी गवर्नर ने रिजाइन किया 10 नवंबर को और आज तारीख है 20 नवंबर 2025, तो ये जो है बीच का गैप जो है 10 दिन का, ये नहीं होना चाहिए और इसी को हम कहते हैं इंटररेग्नम। तो नहीं होना चाहिए।
उस केस में क्या होता है, इनका जो 10 नवंबर को जिस भी एक पर्सन ने रिजाइन किया उसको बोला जाएगा कि आप 10 दिन और जो है कंटिन्यू करो। इसका ये मतलब हुआ कि 5 ईयर से ज़्यादा जो है गवर्नर जो है उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है until the new successor assumes the charge। आर्टिकल 157, यहाँ पे किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो गवर्नर, तो जाहिर सी बात है कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राउंड्स, ओनली 2 ग्राउंड्स। बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम देखा था 3 ग्राउंड्स होते थे। तो 2 ग्राउंड्स कौन कौन से? एक तो यूनिवर्सल शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा है मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। मैंने बताया था 35 साल एज जो है मिनिमम किसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए? प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए। तो ये 2 क्वालिफिकेशन जो है किसके लिए चाहिए? गवर्नर के पोस्ट पे अपॉइंट होने के लिए। लेकिन कन्वेंशन जो है धीरे धीरे डेवलप होता है और ओवर द टाइम इसमें ये डिसाइड किया गया कि पहली बात जो गवर्नर हमारे हो वो आउटसाइडर हो। आउटसाइडर का अर्थ यहाँ पे हुआ कि मान लीजिए जैसे बिहार का गवर्नर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो गवर्नर जो हो बिहार का रहने वाला ना हो। दूसरा, जब भी हम किसी गवर्नर को, सपोज दैट बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को अपॉइंट किया गया, तो प्रेसिडेंट को बोला गया कि एटलीस्ट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उनको कंसल्ट करना चाहिए प्रेसिडेंट। बट ये दोनों कन्वेंशन जो है कई बार वायलेट भी हुआ है और इसी वजह से बहुत सारे गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर में डिफरेंसेस जो है वो शुरू से ही अराइज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बाद ही। आर्टिकल 158 में कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, कंडीशन सेम है। कौन सी कंडीशन? ही शुड नॉट बी क्या नहीं होना चाहिए? एमपी और एमएलए। मतलब ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये नहीं होना चाहिए। इफ एनी सच पर्सन, यानी कि किसी भी एमपी और एमएलए को अगर हम गवर्नर बनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने अपना सीट जो है वैकेट कर दिया है जैसे ही वो उस ऑफिस में एंटर कर रहे हैं। दूसरा, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति भवन होता है, वैसे ही जो गवर्नर्स होते हैं उनको क्या मिलता है? राजभवन रहने के लिए। जो भी अलाउंसेस हो गया, एमलमेंट्स हो गया, अलाउंसेस हो गया, प्रिविलेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी वो सारी चीज़ें इनको मिलना चाहिए। किसको? गवर्नर को, और जिसको हम डिमिनिश नहीं कर सकते ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। लेकिन क्या होता है, जैसे आचार्य देवव्रत जो कि गवर्नर है गुजरात के और एडिशनल चार्ज मिला हुआ है महाराष्ट्र के, तो इस केस में क्या होगा? जब भी हम किसी गवर्नर को अपॉइंट करेंगे 2 और मोर स्टेट्स के लिए, तो जो भी एमलमेंट्स, अलाउंसेस या प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें, सैलरी, इन सब का डिटरमाइन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा इस केस में कि किसका कितना शेयर बनेगा, कौन सा राज्य कितना सैलरी देगा, कौन से राज्य कौन से अलाउंस देगा, कौन से एमॉलमेंट देगा। तो सिंगल केस में जो है पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। बट जब एडिशनल चार्ज मिला हो या फिर एक से दूसरे राज्य के ज़्यादा हो, उस केस में प्रेसिडेंट जो है एक्टिव हो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली 2018 में सैलरी जो है गवर्नर का 1,10,000 था, उसको इंक्रीज कर दिया गया और अभी जो है 3.5 लाख पर मंथ सैलरी मिलता है गवर्नर। आर्टिकल 159 में ओथ और एफर्मेशन बाय गवर्नर। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? जैसे किसी भी स्टेट का, बिहार के गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा? जो बिहार हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ एंड एफर्मेशन, उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो ओथ दिलाते हैं रेस्पेक्टिव गवर्नर को, और ओथ में गवर्नर जो है क्या स्वेयर करते हैं? सेम टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। ये जो है शपथ ग्रहण गवर्नर लेते हैं बिफोर एंटरिंग हिज और ऑफिस। आर्टिकल 160 में डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसी, जैसे कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए जो कि संविधान में मेंशन नहीं है, उस केस में क्या? तो प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि अगर ऐसा कंटीजेंसी अराइज हो तो उस केस में पार्लियामेंट को पावर दिया जाता था, बट गवर्नर के केस में पावर प्रेसिडेंट को दिया जाता है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। सपोज दैट कोई सिटिंग गवर्नर है और उसका डेथ हो जाता है, तो उस केस में कंटीजेंसी अराइज हो रहा है, एक ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन जो कि मेंशन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? जो भी चीफ जस्टिस होगा
कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आप जो है फॉर द टाइम बिंग 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने जो है आप टेम्परली जो है फंक्शन ऑफ गवर्नर जो है उसको डिस्चार्ज कीजिए। ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 160 के बारे में। एंड 161 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर्स। जैसे आर्टिकल 72 में देखा था हमने, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है। तो डिफरेंसेस क्या है, मैं दोनों का डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो याद करना। प्रेसिडेंट जो होता है ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट। मैंने इन सारे वर्ड को बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में समझा रखा है, 2 4 5 मिनट का वो होगा, आप डायरेक्टली वहां पे जाओ। प्रेसिडेंट ये सीक्वेंस में आ रहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसमें आपको मिल जाएगा। तो कोई भी कन्विक्ट है जिसने ऑफेंस किया है सेंट्रल लॉ का, तो वो पार्डनिंग पावर जो है किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंट को। तो गवर्नर को पावर दिया जाता है जब कन्विक्ट जो है किसी ऑफेंस को अराइज करता है अगेंस्ट स्टेट लॉ। तो स्टेट में गवर्नर और सेंटर में प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, सॉरी 2 बार हो गया, सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट टू द पनिशमेंट और सेंटेंस बाय ए कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट। जो मिलिट्री कोर्ट है अगर किसी को सजा सुनाती है तो उसमें पार्डन का पावर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया, ओनली प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ मिलिट्री कोर्ट या फिर कोर्ट मार्शल, यानी कि ही डज नॉट पोजेस एनी सच पावर। जब मिलिट्री ट्राइब्यूनल या फिर मिलिट्री कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर दे, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उस स्टेट का गवर्नर जो है उनके खिलाफ कोई पार्डनिंग पावर जो है इशू नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कमिट अ डेथ सेंटेंस। लेकिन जो गवर्नर है ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। तो 2 चीज गवर्नर के पास पावर नहीं है, एक तो पार्डनिंग पावर डेथ सेंटेंस का नहीं है और दूसरा मिलिट्री कोर्ट का। तो ये दोनों प्रोविजन जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट के पास है। सपोज दैट कोई स्टेट लॉ जो है वो प्रिस्क्राइब करता है डेथ सेंटेंस, तब भी गवर्नर के पास पावर नहीं है, वो किसके पास जाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन डेथ सेंटेंस अगर सपोज दैट किसी स्टेट ने पास कर दिया है तो गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। मतलब कि डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, उसको फॉर द टाइमिंग जो है रेमिशन प्रोवाइड कर सकता है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है ताकि वो जाके अपनी अर्जी लगा सके। लेकिन डेथ सेंटेंस को पार्डन किसी भी केस में नहीं कर सकता गवर्नर, वो सिर्फ और सिर्फ पावर जो है किसके पास है, पार्डनिंग पावर ऑफ डेथ सेंटेंस प्रेसिडेंट के पास। तो इन सब पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये आर्टिकल 154 में ये कहा गया किसको, गवर्नर को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन मस्ट भी नहीं है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बस लिखा गया है, चाहे वो नेचुरलाइज फॉर्म में हो चाहे वो बाय बर्थ हो। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, आंसर तो आ गया आपका 2 और 4। फिर भी देखते हैं, मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ये देखा हमने वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी, प्रेसिडेंट के केस में भी और गवर्नर के केस में भी मिनिमम एज जो है 35 का होता है। मस्ट बी एलिजिबल टू मेंबर ऑफ लोकसभा, ये प्रेसिडेंट के केस में था, गवर्नर के लिए ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। ही मे बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, और ये प्रोविजन ऐड हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये अपॉइंटमेंट जो है 155 में, आर्टिकल 155। द गवर्नर शैल टेक ओथ बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। जाहिर सी बात है ओथ लेना पड़ेगा, और ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। द फॉर्मेट ऑफ ओथ और एफर्मेशन इज गिवन इन 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इनके लिए एक सेपरेट आर्टिकल है 159, तो 3rd शेड्यूल में इनका नहीं है। तो 2 गलत, 2 गलत, 2 गलत, 1, 3 और 4। ओथ इज टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और इन इज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, सही है। द प्रोसेस ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 159, ये भी सही है। तो 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और ये आर्टिकल 159 में मेंशन है, ओथ। Which one of the following statement about the governor of an Indian state is not true? He is appointed by the President of India, सही है। He can be governor of more than one state, ये भी सही है। He hold office for a term of 5 years, ये भी सही है। He can be removed earlier if the legislature of the concerned state passes a resolution for his removal। नहीं, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। रिमूव किया जा सकता है कभी भी, अर्ली टाइम पे भी, लेकिन उसके लिए बस एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होना है और वो अपने ऑफिस से रिमूव हो जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम।
ये गलत है, कर सकते हैं। आचार्य देवव्रत देखा हमने, अजय कुमार भल्ला साहब को देखा हमने। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, हाई कोर्ट के जज हो और सुप्रीम कोर्ट के जज हो, दोनों की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये देखेंगे हम आगे जुडिशरी के चैप्टर में। नो प्रोसीजर हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फॉर हिज हर पोस्ट। हाँ, कोई प्रोसीजर नहीं है, बस ये सारी चीज। ठीक है, तो सी when the same person is appointed as a governor of two or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be, तो वो डिसाइड कौन करता है? It shall be allocated among the states in such proportion as the president may by order determine. Consider the following statements in relation to governor. He is appointed by the president, सही है। Holds office during the pleasure of president, ये भी सही है। He is the head of the state executive power, ये भी सही है। Normally holds office for 5 years, ये भी सही है। तो यानी all 4. The Constitution of India does not contain any provision for the removal of, प्रेसिडेंट के लिए है आर्टिकल 61, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी है कि कैसे रिमूव किया जाएगा। द गवर्नर ऑफ स्टेट जो है उसके लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं है, मतलब प्रोविजन नहीं है कि कैसे रिमूव किया जाएगा। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस, मतलब इससे क्या अर्थ निकाला जा सकता है? नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। ऐसा नहीं है, हमने कई बार देखा, कितने सारे एग्जाम्पल्स देखा हमने जहां पे रिमूव किया जा सकता है। तो नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि ये गलत है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 5 years। ही और शी शैल कंटिन्यू, कैन कंटिन्यू इन द केस जो नया गवर्नर है वो अभी तक अपना ऑफिस जो है एज्यूम नहीं किया है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। करेक्ट पूछा है तो डी, नन। तो यहाँ पर हमारा गवर्नर का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। और अगर आपको जनरली ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर ये सीरीज पसंद आ रहा है तो अपना कमेंट और लाइक छोड़ना ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपडेट रहें। और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।